हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजा गोपालाचारी फॉर्मूला एंड वेवल प्लान। ओके, और देखिए जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन तक कवर कर लिया था, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है या पिछले और भी जितनी भी लेक्चर्स है उन सबको नहीं देखा है तो जाइए देखिए, तभी आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे। ओके, और देखिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। राजा जी फॉर्मूला यानी कि सी राजा गोपालाचारी ने क्या प्रस्ताव दिया था, उसके पहले हम बैकग्राउंड को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि वो प्रस्तावना आखिर थी क्या। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो राजा गोपालाचारी फॉर्मूला जो उन्होंने पेश किया तो उसके रिएक्शंस क्या क्या है, यानी कि अलग अलग पार्टीज थी तो उन्होंने अपना क्या क्या रिएक्शन दिया। कोई ऑब्वियसली फेवर में होता है, कोई अगेंस्ट में होता है, तो उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, हम उसके बारे में जानेंगे। देन हम जानेंगे फॉलो ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि देखिए सिर्फ राजा गोपालाचारी की ही पैक्ट नहीं हुई थी मुस्लिम लीग से, वो भी राजा गोपालाचारी भी कांग्रेस के ही लीडर थे, लेकिन और भी लीडर्स का यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ था। हालांकि वो सब फेल रहे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन और भी क्या क्या अटेम्प्ट्स लिए गए इन सब के साथ में वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो उसमें कौन कौन रहे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देन हम जानेंगे कि उसके सिग्निफिकेंस क्या रहे। ओके, फिर हम जानेंगे कि वेवल प्लान आया, यानी कि जब लॉर्ड लिलिंथगो जो था वो वाइसरॉय था भारत का, उसके जाने के बाद कौन आता है, वेवल आता है। तो वेवल के क्या प्लान रहे और उसने इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला, जो कि अंग्रेज की उस समय बहुत गर्मियों में फेवरेट जगह होती थी, सारे लोग वहीं पे जाया करते थे, तो वहां पे ये लोग अपने कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस करते हैं, उनको जो वेवल का प्लान था वो शिमला वाले कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वेवल ने वहाँ पे क्या क्या प्रस्ताव रखा, क्या क्या प्रपोजल्स रखे, देन उसके रिएक्शंस क्या हुए, यानी कि उसने जो है वो सारी पार्टी, जो भी भारत में उसमें पार्टीज थी, सबको इनवाइट किया था, तो उसके रिएक्शंस क्या क्या हुए। देन हम जानेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। ओके, तो एक एक करके हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से हमेशा हम सारे लेक्चर्स में हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, उसी तरीके से सबको करेंगे। तो चलिए हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। और देखिए टेबल ऑफ कंटेंट मैंने इंग्लिश हिंदी, वैसे भी आपके सारे लेक्चर्स जो है मैंने बाइलिंगुअल कर दिए हैं, तो किसी भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और देखिए आगे बढ़ने से पहले ये जो है फ्लो चार्ट है, आप देख पा रहे होगे कि ये पूरा क्या है, हमारा फ्लो चार्ट है। तो इस फ्लो चार्ट में आपको एक एक चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आएंगी कि किस ईयर में क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि कौन सी घटना कब घटी थी, इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो आप सबके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। कि देखिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था, फिर साइमन कमीशन आया, हालांकि इसको मैंने डिटेल में पिछली कई सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, तो ये मैं सारे को डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ जो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट तक कर लिया था, उसके आगे मैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या है हमारा, अब है हमारा, आप देख सकते हो ये राजा गोपालाचारी फॉर्मूला है ना, क्या है हमारा राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि कब आया था, 1944 में। इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन हम जानेंगे देसाई लियाकत पैक्ट। ओके, भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान, इनके बीच में क्या पैक्ट हुई थी, उसके बारे में 1945 में हुई थी, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। हालांकि देखिए इन दोनों के बीच में, देसाई लियाकत और राजा गोपालाचारी फॉर्मूला के बीच में, यहाँ पे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में भी एक पैक्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन वो भी 1944 में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट हाँ आप दिमाग में रख सकते हो कि उन दोनों के बीच में भी पैक्ट हुई थी। हालांकि ये सारे पैक्ट्स फेल हुए थे, बट हाँ याद आपको रखना ही है कि राजा गोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो 1944 में हुई थी, और गांधी जी के जेल से निकलने के बाद महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में भी एक पैक्ट हुआ था। हालांकि वो पैक्ट फेल हुआ, लेकिन वो भी हुआ था सितंबर 1944 में। ओके, फिर देसाई लियाकत पैक्ट हुआ। देन आपका वेवल प्लान आया, जो कि नेक्स्ट वाइसरॉय होंगे हमारे भारत के, और वो कब आया था, 14 जून 1945 को। डेट जरूरत नहीं है, साल ध्यान रखना है आपको बस। और इसी वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें भारत की सारी पार्टीज आई थी, और ये ये प्रस्तावना क्या क्या रखा गया था वेवल के द्वारा, उसी की मीटिंग हुई थी, और वो कहाँ पे, शिमला में, और ये 1945 में हुई थी। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। देखिए मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू सारी चीजें आपको डिस्कस कर दिया है, कौन सी घटना किस ईयर में हुआ था, तो बस आपको याद रखना। और इसी तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रखोगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कहानी तो फिर आपको याद रखना ही है, बस होता है ना कि हाँ चलो
रफली आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस ईयर में ये, इस ईयर में ये, बाकी बीच की सारी घटनाओं को आप याद रख लेना। डन। चलिए अब हम प्रॉपर तरीके से अपने लेक्चर को शुरू करते हैं कि क्या क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि राजा गोपालाचारी फॉर्मूला जो कि कब आया, 1944 यानी कि 1944 में हुआ था। अब इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या था, देखिए आप सबको पता है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुई थी, ये आपकी हुई 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारत में हुआ, जिसमें कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स या फिर भारत से भी जो आम जनता थी सबने पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, हर कोई इसमें सम्मिलित था और बहुत पूरे देश में, पूरे देश व्यापी ये आंदोलन चल रहा था कि अब तो अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, अब हमें आपका शासन नहीं चाहिए, हमें अपना शासन लाना है। डन। अब देखिए ऑपरेशन 0R के तहत क्या हुआ था उस समय, इसी बीच ऑपरेशन 0R के तहत क्या हुआ था, मैंने आप सबको डिटेल में बताया था पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाइए देखिए, क्योंकि पता है घटनाएं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा कब लॉन्च की गई थी, 9 अगस्त 1942 को, यानी कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन 0R लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कांग्रेस के सारे जो बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। और मैंने पिछले लेक्चर में एक टेबल के थ्रू आपको बताया था कि किन लीडर्स को, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी को कौन से जेल में रखा गया था, कौन से पैलेस में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि किन लीडर्स को कहाँ कहाँ रखा गया, सरोजनी नायडू को कहाँ, गांधी जी को कहाँ, नेहरू जी को कहाँ, तो आपको बहुत याद रखना है ये चीजें, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया था, जेल में रख लिया जाता, नजरबंद कर दिया गया था बहुत सारे नेताओं को, ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि देश में ऑपरेशन 0R लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, 9 अगस्त 1942 को, और सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए इसी में क्या होता है कि इस समय कुछ यंग लीडर्स का उत्थान होता है, जिसमें कौन कौन थे, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता थी, आपके जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, ये सारे लीडर्स जो थे उन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट लॉन्च किया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। और उषा मेहता पहली लेडी थी, पहले आप व्यक्ति भी बोल सकते हो, नॉट लेडी, मतलब पहली पर्सन थी जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन किया था, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप सबको बताया था, और इस तरीके से इन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट को लॉन्च किया था, ओके। और देखिए फिर क्या होता है कि देश में जो है वो पूरी तरीके से वायलेंस बहुत ज्यादा हो रही थी, और इस सारे वायलेंस का जिम्मेदार, या आप ये कह लो कि दोषारोपण अंग्रेजों ने गांधी जी पे डाल दिया था, और कांग्रेस को उस समय गैर कानूनी पार्टी भी घोषित कर दी गई थी। डन। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं दोषी हूं तो निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जेल में भूख हड़ताल भी कर दी थी। लेकिन उनकी खराब स्वास्थ्य के कारण फाइनली उनको जेल से 6 मई 1944 को क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन देखिए 1942 और 44 के बीच में तो वो जेल में ही थे और यहाँ पे लगातार मांग हो रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आज़ादी चाहिए। अब इसके लिए जिस समय गांधी जी जेल में थे उसी समय राजा गोपालाचारी से इनकी मुलाकात होती है। और देखिए राजा गोपालाचारी जो थे वो बहुत ही करीबी थे महात्मा गांधी के, ओके। महात्मा गांधी के वो कंसाइंस कीपर भी थे, इस चीज को भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी उनको क्या कहते थे, अपने कंसाइंस कीपर भी कहते थे, अंतरात्मा के रक्षक भी कहते थे, और बहुत ही करीबी थे वो महात्मा गांधी के, सी राजा गोपालाचारी। और देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुआ था, और उसी समय क्या हो रहा था कि आपको पता ही कि भारत पे जापान का हमला था, कितना मतलब होने वाले का खतरा था। तो राजा गोपालाचारी और ऑब्वियसली उस समय जो थे राजा गोपालाचारी वो कांग्रेस के मेंबर थे, एक वेटरन लीडर थे। आप ये कहो कि जो राजा गोपालाचारी थे वो क्या थे, कांग्रेस के वेटरन लीडर थे, एक सीनियर लीडर थे। डन। लेकिन विचारी मतभेद के कारण, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण वो 1939 या 40 के अराउंड उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए वो चाहते थे कि अंग्रेजों का साथ दें हम, क्योंकि देखिए भारत पे क्या था, जापान का हमले का खतरा था, तो अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो वही खतरा टल जाएगा दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, और धीरे धीरे अंग्रेज भी हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन देखिए बाकी नेता इस चीज़ से सहमत नहीं थे, इसलिए सी राजा गोपालाचारी ने कुछ समय के लिए
कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था कि वो आगे चल के कांग्रेस के फिर मेंबर नहीं बने थे, कुछ समय के लिए था, इसलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेंट नहीं थे, इसलिए वो जेल में नहीं गए थे। बाकी सारे नेता तो जेल में थे, बट सी राजागोपालाचारी जेल में नहीं थे। इसलिए गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है और गांधी जी कहते हैं कि चलिए आप तो बाहर हैं, आप जो है वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। जो मुस्लिम लीग के उस समय लीडर थे, कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, वही ज्यादातर करके रिप्रेजेंट करते थे अपनी पार्टी को। उनसे आप क्या करिए, निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए कि वो भी हमें जो है वो भारत की आज़ादी में सहयोग करे, अंग्रेजों से भारत की आज़ादी करने में, ठीक है। तो वो निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप जिन्ना से इस चीज़ के लिए। तो यही सारी पृष्ठभूमि थी कि देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, फिर ऑपरेशन जीरो आर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर यंग लीडर्स उभर के आते हैं। इसी बीच में महात्मा गांधी के ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि आप ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, वायलेंस जितने भी देश में हो रहे हैं। गांधी जी ने बोला ठीक है, आप निष्पक्ष जांच करवा लो, और गांधी जी ने भूख हड़ताल भी किया। खराब स्वास्थ्य के कारण उनको 6 में 1944 को जेल से रिहा भी कर दिया गया था। और उसके बाद जेल में ही जब थे तब राजा गोपालाचारी से उनकी मुलाकात हुई, बहुत ही नजदीकी थे वो राजा गोपालाचारी के, और वो निगोशिएट करने के लिए कहते हैं किससे? जिन्ना से, ठीक है। और देखिए जब वो जेल से रिहा हुए थे उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी की जो वाइफ थी, महात्मा गांधी की जो वाइफ थी वो कौन थी? कस्तूरबा गांधी। आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? सॉरी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके एक सचिव भी थे महात्मा गांधी के, महादेव देसाई, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी था शायद पिछले लेक्चर में या नहीं, बट अब जान लो कि सुभाष चंद्र बोस इसी समय में जब वो रंगून में थे तो वहां से जिस समय कस्तूरबा गांधी की मृत्यु होती है उसी समय संवेदना प्रकट करते हैं और रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के भी पुकारते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार कि कहाँ से, तो रंगून से। और महात्मा गांधी को उन्होंने क्या कह के पुकारा था? तो राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, ठीक है। और अपनी संवेदना प्रकट की थी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के लिए, ओके। तो ये सारी चीजें हमने जान ली। अब चलिए, ये तो पृष्ठभूमि थी। अब देखिए कि सी राजागोपालाचारी ने आखिर क्या प्रपोजल्स रखे, क्या प्रस्ताव रखे, उसके विषय में हम जानेंगे। तो देखिए जो राजा गोपालाचारी थे उन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स रखे। तो सबसे पहली चीज ये थी कि आईएनसी, सबसे पहले आप ये जानो कि आखिर राजा जी फॉर्मूला था क्या, मतलब राजा गोपालाचारी फॉर्मूला को राजा जी फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग, ठीक है, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच जो अग्रीमेंट होगा, ठीक है, जो अग्रीमेंट होगा किस चीज के लिए? भारत की आजादी के लिए, इंडियाज इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इसी अग्रीमेंट की क्या बोलते हैं उसको? स्कीम या फिर योजना। स्कीम को उन्होंने क्या किया था? प्रेजेंट किया था, योजना को उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी को हम क्या बोलते हैं? राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं? राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं, डन। तो इस चीज को याद रखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इन्होंने समझौता का काम किया था। और क्यों किया था? ताकि उन भारत के लिए हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए, तो आप भी मिलकर इस चीज में हमें सहयोग करो, ठीक है। इसी अग्रीमेंट को, इसी के लिए उन्होंने एक स्कीम को प्रेजेंट किया था, योजना को प्रस्तुत किया था, उसी को हम राजा जी फॉर्मूला कहते हैं। अब इस प्रस्ताव में था क्या क्या वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले चीज यही थी कि आप क्या करो, हमारा भारत में भारत की आजादी के लिए आप हमारा सहयोग करो। मुस्लिम लीग और आईएनसी मिलके क्या करें? भारत की आजादी के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सहयोग करें, ठीक है। पहली चीज तो ये थी। और क्या थी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट का हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या करेंगे? निर्माण करेगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के, डन। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जब विश्व युद्ध 2 1945 में खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या करेंगे? हम एक कमीशन का, ठीक है, एक कमीशन का आयोजन करेंगे और उसके तहत जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, आप ये समझो ना कि आज का पाकिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट, भारत के नॉर्थ वेस्ट में ही तो है, और बांग्लादेश जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। तो उन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो भी एरियाज थी जो भारत में, उन सबको क्या करो कि आप हमें एक उसका हम बाउंड्री डिसाइड करेंगे, उसकी एक सीमा डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ के लोग जो है वो आप, क्योंकि देखिए
23 मार्च 1940 से ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 23 मार्च, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, 23 मार्च 1942 से ही जो लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का, उसमें जिन्ना ने क्या किया था, ऑफिशियली क्या किया था, पाकिस्तान का डिमांड कर दिया था। ऑफिशियली जो है वो पाक का डिमांड हो चुका था, डन। ये मैंने आपको बताया था ऑफिशियली तरीके से। तब से वो मांग लगातार कर रहे थे और कांग्रेस लगातार खारिज कर रही थी कि नहीं, बंटवारा नहीं होगा भारत का, ठीक है। लेकिन इस समय हालांकि वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वहां पे क्या चाहिए, हम डिसाइड करते हैं बाउंड्री कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, जो भी स्टेट है, ठीक है, वो आप लेना, लेकिन क्या होना चाहिए, वहां की ये जनता डिसाइड करेगी, ना कि आप डिसाइड करोगे, ना कि ये पार्टी डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा, पीपल, वहां के लोग, वहां का जो जनमत संग्रह है, जो प्लेबिसिट है, ठीक है, जनमत संग्रह है, वो होना चाहिए कि लोग वहां पे वोट करेंगे और वो रहना चाहते हैं वहां पे कि नहीं रहना चाहते हैं, वो डिसाइड करेंगे, डन। क्यों ऐसा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रह रहे थे, वहां पे सिख्स भी थे, वहां पे हिंदूज भी थे, ठीक है। तो सबकी सहमति होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं कि सारे मुस्लिम ही वहां रहना चाहे। तो एक वोट के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, आपको एक सेपरेट स्टेट मिलेगा या नहीं। अगर मेजोरिटी होगा कि हाँ लोग रहना चाहते हैं, आप लोग भी जो है सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें थी, तो जनता उस चीज का फैसला करेगी, ओके। और देखिए, जब अंग्रेज जो है हमें आजाद कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, पार्टीशन होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो डिफेंस होगा, जो कॉमर्स होगा, जो कम्युनिकेशंस होंगे, वो सब क्या होगी, वो सब के सब कॉमन होगी, ठीक है। यानी कि पार्टीशन के बाद भी डिफेंस वाला, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, ये क्या होगा आपका, हम मतलब भारत और पाकिस्तान का, जो कि वो पाकिस्तान नाम देना चाहते थे उस जगह को, उस वो कॉमन ही रहेगा। और ये सारी चीजें कब होगी, जब अंग्रेज हमें भारत, मतलब अंग्रेज जो है हमें आज़ादी दे देंगे, तभी ये चीज इम्प्लीमेंट होगा, ओके। और जो माइनॉरिटीज हैं, उस समय ज्यादातर करके सिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में थे, तो उनकी राइट्स की क्या होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, बहुत जो अलग रिलीजन के होंगे, अगर वो इस एरिया में रहना चाहते हैं, तो उनकी भी राइट्स की गारंटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रपोजल्स थी, ठीक है। सबसे पहले चीज़ की, ठीक है, आप हमारा मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का सहयोग करे भारत की आज़ादी में, यही था राजा जी फॉर्मूला, यही उन्होंने पेश किया था इसी स्कीम को। दूसरी चीज़ थी कि ठीक है, हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, दोनों के सहयोग से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सहयोग से एक अंतरिम सरकार बनेगी। और जब एक कमीशन का गठन किया जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद, और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा, लोग जो है वो वोट करेंगे, अगर वो उस एरिया में रहना चाहते हैं, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो ठीक है, आपको ये, अगर वो मेजोरिटी में है कि हाँ लोग अलग सेपरेट चाहते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा। और जो डिफेंस वाला एरिया है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, ये कॉमन रहेगा हमारा, और माइनॉरिटी के राइट्स की गारंटी होगी। यही पूरा प्रपोजल था। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ, डन। अब चलिए, इसमें रिएक्शंस क्या क्या है, यानी कि लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि हर कोई तो उसके फेवर में होगा नहीं। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। उनका क्या मानना था कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाकी अदर रिलीजन्स नहीं, उस एरिया में जो मुस्लिम्स है बस वही वोट करेंगे, बाकी कोई अदर रिलीजन वोट नहीं करेगा, ठीक है। और ये चीज जो है, ये जो पार्टीशन है, वो ब्रिटिश के भारत छोड़ने से पहले ही हमें चाहिए, ठीक है। मतलब वो देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था, इनका कहना था कि नहीं, भारत के अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जब हमें आज़ादी मिल जाती है, तब हम ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है, वो भी वोटिंग के बाद, ठीक है। मेजोरिटी में वोटिंग आती है आपके फेवर में, तो ठीक है। लेकिन जिन्ना का कहना था कि नहीं, यहाँ पे वोट सिर्फ मुस्लिम्स करेगी उस एरिया की, बाकी अदर रिलीजन के लोग नहीं करेंगे। और क्या, जो पार्टीशन है, ठीक है, वो कब, ब्रिटिश के भारत छोड़ने से पहले, यानी कि ब्रिटिश भारत में है तभी पार्टीशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे भरोसा नहीं है, क्या पता अंग्रेज भारत छोड़ दे और आप कहेंगे कि नहीं, हमें पार्टीशन नहीं करना है। तो जिन्ना जो है वो बिल्कुल इस चीज को नकार देते हैं, ठीक है। और देखिए, हालांकि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, है ना, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, ये इसने भी जो है वो कभी भी इस चीज, क्योंकि देखिए ये चीज जिन्ना के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऑफिशियली कभी भी कांग्रेस ने भी जो है, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसने भी कभी इस चीज को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि जब हुआ ही नहीं तो अप्रूव कैसे होगा, ओके। और हिंदू महासभा जो थे, कौन थे इसके, वीर सावरकर, ठीक है, उन्होंने भी इसको स्ट्रांगली अपोज किया कि नहीं, ये चीज नहीं होगी, भारत का बंटवारा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस थे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट्स क्या क्या लिए गए, फॉलोअप। मैंने आपको बताया कि गांधी जी जब जेल से निकलते हैं, तो गांधी जी मई में निकले थे, 6 मई 1944 को उनको जेल से रिहा किया गया, और सितंबर में फिर से
जिन्ना के साथ उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिन्ना और एक सेकेंड, हाँ, गांधी जिन्ना टॉक्स होता है, ठीक है, सितंबर 1944 को, लेकिन वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है, जिन्ना क्या चाह रहे हैं, जिन्ना चाह रहे हैं कि एक तो मुस्लिम ही वोट करे, प्लस में देखिए जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो बहुत सारा रीजन है, जैसे कि क्या क्या है आपका, सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। इसी तरीके से ईस्ट की बात करें तो आपका असम है, बंगाल है, यही सारे रीजन्स तो है। तो ये सारे रीजन्स, ये सारे प्रोविंस जो है वो क्या है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, ठीक है, जिन्ना का कहना था। और क्या था कि वोटिंग राइट्स तो उनका होना ही चाहिए यहाँ पे सिंध, इन सारे इलाके में। और हमने जो है ऑफिशियली ये चीज़ कब कह दी थी, अपने लाहौर सेशन में हम कह दिए थे कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए इन सारे एरियाज़ को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए ये अग्री नहीं कर रहे थे, पार्टीशन की बात ही हो रही थी गांधी जी और जिन्ना के बीच में, और ये फेल हो गई। क्योंकि गांधी जी तो ये नहीं चाहते, गांधी जी चाह रहे थे कि नहीं भाई वोटिंग राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ अदर रिलीजन भी है, उनके भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, तभी हम डिसाइड करेंगे कि हाँ वो लोग अदर स्टेट चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी कि जिन्ना ने बोला था कि नहीं, ब्रिटिशर्स के जाने से पहले ही हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये सारी बात थी, यही सारी बात हुई थी, टॉक्स हुई थी, तो ये खारिज हो गई, ठीक है। फिर आया देसाई, भूला भाई देसाई, जो कि कांग्रेस के ही लीडर थे, और लियाकत अली खान, ये जो थे वो कांग्रेस की तरफ से थे, और ये जो थे लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ। इसमें क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, ठीक है, आगे चल करके, या फिर आप ये कह लो कि जो वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, तो उसमें कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों की 50-50 की बराबरी रहेगी, है ना, दोनों की आधी आधी, प्लस में 20% जो है वो रिजर्वेशन, 20% जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसको, माइनॉरिटीज़ के लिए भी क्या होगा, सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। यानी कि 50-50 मुस्लिम आपको आईएनसी और मुस्लिम लीग के लिए, और रिजर्वेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी 20% होना चाहिए, ठीक है। ये किनका कहना था, देसाई लियाकत पैक्ट में, बट ये भी फेल हो गया, ये भी खारिज हो गया, ठीक। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, कि देखिए कांग्रेस जो है, हालांकि देखिए अभी तक कभी भी कांग्रेस ने इस चीज़ के लिए कभी भी हामी नहीं भरी थी कि हाँ हम आपको एक सेपरेट स्टेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 1940 से ही ये लगातार डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लोग। लेकिन इस बार हालांकि ये हो नहीं पाया था, लेकिन हाँ इन्होंने ये बोला आईएनसी ने कि चलो ठीक है, अगर हम वोटिंग करवाते हैं और मेजॉरिटी में लोग राजी होते हैं तो आपको पाकिस्तान दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे पहली बार उन्होंने इस चीज़ के लिए रियायत दिया था, डन। लेकिन मिसट्रस्ट कह लो या फिर जो भी मिसकम्युनिकेशन, जो भी आप कह लो, उस समय जो भी चीज़ें चल रही थी पूरे भारत में, इस वजह से ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें फेल हो गई थी, ठीक है। तो गांधी जी ना टॉक्स फेल हुए, देसी लियाकत पैक्ट फेल हुए थे, राजा जी का जो फॉर्मूला था ये भी एक तरीके से आप कह लो कि प्रस्ताव ये भी फेल ही हो गया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें फेल हो गई, यही पूरा था आपका राजा जी फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको बैकग्राउंड के बारे में कि सारी चीज़ें मैंने बार बार डिस्कस कर दी, क्विट इंडिया के बाद सारी चीज़ें कैसे हुई, फिर मैंने प्रस्ताव क्या क्या हुआ था कांग्रेस और लीग के बीच में भारत की आज़ादी के लिए, ठीक है, लोगों की मेजॉरिटी होनी चाहिए वोटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें, फिर भी जिन्ना राजी नहीं होते हैं, और इस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या हुई जिन्ना की, वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हिंदू महासभा से वीर सावरकर ने भी क्या कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से गांधी जिन्ना टॉक्स भी फेल हुई थी, देसी लियाकत पैक्ट भी फेल हुई, और ये सारी चीज़ें राजा जी के फॉर्मूला में यही थी। तो यही मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, डन, रफली आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वेवल प्लान की, किस चीज़ की, वेवल प्लान की। देखिए वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेवल, देखिए होता क्या है उस समय कि इससे पहले कौन थे आपके वाइसरॉय, लिलिंथगो थी, ठीक है, और ये कब तक रहे, 1943 से। में क्या हुआ था कि अब कौन आ गए थे नेक्स्ट, लॉर्ड वेवल आ गए थे, ठीक है। इन्होंने जो है वो यही नेक्स्ट वाइसरॉय की इन्होंने क्या की कमान संभाली थी, और इनके आने के बाद अब तक क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया था 1945 तक। तो इसलिए अब आगे क्या करना चाहिए, इस चीज़ का प्रेशर था इन पे कि चलो वर्ल्ड वॉर 2, और हाँ इस समय अमेरिका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी इनके ऊपर कि हाँ भाई चलो भारतीयों के लिए करो भाई, इनके अधिकारों को तुम लोग मत मारो, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। अब देखिए कि जो वेवल थे उन्होंने क्या किया, शिमला में
क्योंकि देखिए जब गर्मी, आपको पता है अंग्रेजों को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो जब शिमला में हमेशा जब भी गर्मी होती थी, ये सब के सब कहाँ चले जाते थे, शिमला में। वहीं पे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सारी चीज़ें वहीं से सरकार ये चलाते थे, ठीक है। तो 25 जून 1945 को वेवल प्लान जो है वो कहाँ पे डिस्कशन होगा, शिमला में। और यहीं पे सारी पार्टी जो भी भारत में उसमें जितनी भी पार्टीज थी सबको बुलाया जाता है कि हाँ अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबको इनवाइट किया जाता है 25 जून को, कहाँ पे आपका, शिमला में। और यही है आपका शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे वेवल के द्वारा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बात हुई थी, जैसे कि हमेशा हमने क्रिप्स मिशन में भी देखा था, ठीक है, उससे पहले भी देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज जो है हमेशा कुछ कुछ जोड़ करके कि हाँ ठीक है आप ये ले लो और चलो आप कंटिन्यू करो, हमेशा तो यही चीज़ें मिल रही थी। तो इसी तरीके से फिर से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपको पता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी थी, वाइसरॉय की थी। तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सारे मेंबर्स कौन होंगे, भारतीय होंगे। ये किनका कहना था, ये तो खैर बोल ही रहे थे ये तब से, पहले भी इन्होंने बोला था यही बात। तो ऑल इंडियंस जो है वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट आपके वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ। देखिए वाइसरॉय कौन थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड थे। वाइसरॉय जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, डन। और कमांडर इन चीफ ये जो थे वो मिलिट्री हेड होते थे, ठीक है, मिलिट्री के हेड। तो इन ये दोनों जो होंगे वो ब्रिटिश की तरफ से होंगे, ठीक है, ये दोनों ब्रिटिशर्स होंगे। बाकी आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स कौन होंगे, वो भारतीय होंगे, ठीक है। प्लस में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो सदस्यता रहेगी, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व रहेगा, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वो कैसे रहेगा वो डिसाइड करना था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो बराबर होगी, 50-50 होगी, ठीक है। ऐसा नहीं थोड़ा भी 19-20 नहीं, हिंदू की तरफ से भी और मुस्लिम्स की तरफ से भी, ये भी क्या होगी, दोनों 50-50 ही रहेगी। और क्या होगा कि सिख्स, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको भी सीट दिया जाएगा, उनके लिए भी सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। और एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनने तक ही, उसमें जितना भी टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, तब तक क्या रहेगी, इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और ये तब तक चलेगी। और हाँ, वाइसरॉय को क्या होगा, वीटो पावर होगा, वाइसरॉय के पास क्या होगा, वीटो पावर रखा जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ थी इसमें कि जो डिफेंस है वो भी किसके पास रहेगा, वो भी आपका ब्रिटिश के पास ही रहेगा, ठीक है, वो भी ब्रिटिश के पास ही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी, आप अपना देश चलाओ, सब कुछ करो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सारे मेंबर्स होंगे वो भारतीय होंगे, लेकिन एक्सेप्ट वाइसरॉय जो है वो ब्रिटिश की तरफ से रहेंगे और कमांडर इन चीफ जो रहेंगे वो भी हमारे ही होंगे, मतलब ब्रिटिश के ही होंगे। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, 50-50 होगा। जो भी माइनॉरिटीज़ है जैसे सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इन सबको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा उसमें, उन सब के लिए भी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और क्या होगा, वाइसरॉय के पास में वीटो पावर रहेगी, डिफेंस जो है वो भी अंग्रेजों के पास रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी। ये क्या था, यही था वेवल प्लान का प्रस्ताव, ये प्रपोजल था, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए इस चीज़ के लिए रिएक्शंस क्या हुए, ठीक है, प्रतिक्रियाएं क्या आई। तो देखिए जिन्ना ने क्या बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो एरिया, मतलब मुस्लिम लीग जो है सारे देश के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगी, सिर्फ मुस्लिम लीग, इसके अलावा XYZ जो भी पार्टीज हैं कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं या फिर जो भी अलग पार्टीज थी कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब देश में जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबको कौन रिप्रेजेंट करेगी, मुस्लिम रिप्रेजेंट करेगी, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करेगी सारे मुस्लिम्स को देश के, उसके अलावा कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगी। किसका कहना था, जिन्ना का कहना था। और उनका क्या कहना था कि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको वीटो राइट्स होनी चाहिए, मतलब वीटो पावर होनी चाहिए। और अगर कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी जिस चीज़ से हम सहमत नहीं हैं, तो जो मुस्लिम लीग है उनके लीडर्स को, उनके मेंबर्स को क्या होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि मतलब कोई भी चीज़ पास हो तो उनके अंदर, मतलब उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलना चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी होगा
तभी ये चीज़ें लागू होगी, या इस चीज़ से हम अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। तो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिन्ना का कहना था। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो इन्होंने यही कह दी थी कि सारे मुस्लिम्स को ही मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं था। इसके लिए कांग्रेस के लीडर, आप सबको पता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, मैंने आप सबको बार बार बताया था कि कांग्रेस के सेशंस होते थे, और लास्ट तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये भी क्या थे, ये भी तो मुस्लिम ही थे। इन्होंने कहा कि अच्छा सारे के सारे देश के मुस्लिम्स को जो है आप रिप्रेजेंट करोगे, फिर हम क्या करेंगे, हम क्या कहीं अलग से हैं, हम भी तो मुस्लिम ही हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इस चीज़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया, रिजेक्ट किया कि सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो वही सिर्फ जो है वो मुस्लिम की आवाज़ नहीं है, हम भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम्स हैं इस देश में, और सिर्फ मुस्लिम लीग ही जो है वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं खड़ी रहेगी, हम भी रहेंगे और हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मौलाना अबुल कलाम ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया, ठीक है, कि नहीं भाई ये जो वेबल प्लान आप लेके आए हो और जिस तरीके से आपने प्रस्ताव दिया, इस पे जिन्ना का ये रिएक्शन है, तो हम नहीं मानते उस चीज़ को, डन। और इस तरीके से ये जो सम्मेलन है ये क्या हुआ, फेल हो गया, कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, क्योंकि जिन्ना ने ऐसी बात कर दी, ठीक है वीटो पावर रख रहे हो, 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए, प्लस में मुस्लिम को भी पूरे देश में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मौलाना अबुल कलाम ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा। सिर्फ जो है लीग, मतलब मैंने आपको बताया कि इससे क्या साबित हुआ, ये जो वेबल प्लान आया, इसके जो प्रपोजल्स रखे गए, इससे तो एक बात यहाँ पे साबित हो रही थी कि अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग ही क्या बननी मतलब जो मुस्लिम लीग है वही सिर्फ रिप्रेजेंट करना चाह रही थी भारत के पूरे मुस्लिम्स को, ठीक है। वो क्या बनना चाह रही थी, सोल स्पोक्समैन बनना चाह रही थी, उस चीज़ को ये क्लेम कर रही थी कि सिर्फ मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करेगी पूरे मुस्लिम्स को, इसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं। तो ये तो आप एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्या था, ब्रिटिश भी जो है वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था, अंग्रेज तो यही कर रहे थे, और अंग्रेज ने क्लियर कह दिया था कि नहीं, बाकी पार्टीज की वो सहमति नहीं ले रहे थे, लेकिन हाँ मुस्लिम लीग की वो बिल्कुल सहमति ले रहे थे कि अगर मुस्लिम लीग चाहेगी तभी भारत को आज़ादी मिलेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप जब राजी हैं तो हम ठीक है आज़ाद कर देंगे। तो ये चीज़ कभी हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो वो फूट डालो राज करो में उनका कंटिन्यू था इस तरीके से। और आगे चल के देखिए 1946 में क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आप सबको 1937 में बताया था कि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, है ना, सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। इसी तरीके से 1946 में क्या होगा, फिर से इलेक्शंस होंगे, और इस इलेक्शन में 1937 में हालांकि मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज़्यादा सीट्स लेके नहीं आती है, बट 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग जो है वो बहुत सारा यहाँ पे उनको सीट्स मिलते हैं, और इनकी सरकार भी बनती है सिंध वाले रीजन में, ठीक है, सिंध वाले रीजन में, और शायद एक कोई रीजन में मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सिंध वाले रीजन में बनता है, और शायद पंजाब वाले रीजन या फिर कोई और है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस की भी सरकार बनती है टोटल 8 प्रोविंस में, ठीक है, टोटल 8 प्रोविंस में जो है वो कांग्रेस की भी सरकार बनी थी इस समय में, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी तक भारत को आज़ादी नहीं मिली है। और इस तरीके से आगे क्या आएगा, आपका कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो कि एटली के द्वारा, जो उस समय वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, दिल्ली आता है कैबिनेट मिशन, और फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की बात होगी, और आगे चल के भारत को आज़ादी मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से भारत को फाइनली माउंटबेटन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आएगा, फिर माउंटबेटन प्लान आएगा, और फाइनली भारत को आज़ादी मिलेगी, ओके। तो सारी चीज़ें मैंने आप सबसे डिस्कस कर ली, वेवल प्लान, ठीक है। इससे पहले मैंने आप सबसे राजा गोपालाचारी फॉर्मूला को, बहुत उनके क्या क्या प्रोपोजल्स थे, सबसे पहले तो हमने बैकग्राउंड जाना, फिर हमने प्रोपोजल्स जाने के क्या क्या प्रोपोजल्स थे, और मैंने बार बार रिवाइज करके भी आपको बता दिया, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की। रिएक्शंस क्या रहे मैंने वो बताया आपको, अटेम्प्ट्स क्या रहे, गांधी जिन्ना भी फेल हुए, देसाई लियाकत पैक्ट भी फेल हुआ, ठीक है। फिर हमने वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया कि वेबल ने ही एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें कि सारी पार्टीज आए और वेबल अपने प्रोपोजल्स को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे प्रोपोजल्स क्या क्या था वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर सारे भारत रहेंगे एक्सेप्ट वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ, ठीक है। और जो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को 50-50 रहेगा, और कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको, और लेकिन वीटो राइट जो होगा वो किसके पास रहेगा, वाइसरॉय के पास रहेगा, और डिफेंस भी जो है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिशर्स के ही पास रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से रिएक्शंस होगा। जिन्ना ने जो बोला कि नहीं सिर्फ मुस्लिम्स को हम ही मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करेगी, और मौलाना अबुल कलाम ने क्या किया, इस चीज़ को खारिज कर दिया, और इस तरीके से ये भी कोलैप्स हो गया, ये भी जो है वो कॉन्फ्रेंस रद्द हो गया, ठीक है, और इस तरीके से फेल हो गया।
तो इस तरीके से यही सारी चीज़ें थी, राजा जी फार्मूला एंड वेवल प्लान। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन आएगा दिल्ली में, एटली के द्वारा भेजा जाएगा, और किस माउंटबेटन प्लान भी है, और किस तरीके से नेक्स्ट वाइसराय जब माउंटबेटन बनेंगे तब भारत को आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।